The Honorable Chief Minister of Assam, Himanta Biswa Sarma ji and Nagendra ji arrive on the stage. आप सब यहाँ आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमारे बीच में आसाम ही नहीं देश के पोस्टर बॉय हिमंत बिस्वा शर्मा जी हमारे साथ हैं पब्लिक मंच पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हिमंत दादा, एज वी ऑल कॉल यू। आसाम के मुख्यमंत्री हिमंत दादा का पब्लिक मंच पर बहुत स्वागत करते हुए मैं पूछना चाहती हूं कि आसाम को आपने जिया है, बहुत करीब से देखा है, और आसाम में दो ही पार्टियां हैं, कांग्रेस है और बीजेपी है। आप दोनों जगह रहे हैं। मुझे ये बताइए, फ्रॉम योर डेज इन कांग्रेस पार्टी टू नाउ क्या बदल गया है? एक तो अगर आप स्टेट का बारे में बोलते हैं तो मैं अलग से बोलना पड़ूंगा, लेकिन इफ यू टॉक अबाउट पॉलिटिक्स, कांग्रेस वाज ए डोमिनेंट पार्टी हियर। जब 2001 में कांग्रेस चुनाव जीते थे एजीपी को हरवा के, उस समय ऐसे लगता था कि अगली 20-30 साल कांग्रेस का सिवा और कोई पॉलिटिकल पार्टीज का कोई और स्पेस नहीं बनेगा। 2011 कांग्रेस को ऐसा मैंडेट मिला जो मैंडेट कांग्रेस को पोस्ट बांग्लादेश वॉर में भी नहीं मिला था। लेकिन विद इन 3 years मोदी जी आए 2014 में। फ्रॉम देयर द डिक्लाइन ऑफ द पार्टी हैज स्टार्टेड, और आज हमारा स्टेट का पॉलिटिकल लैंडस्केप में उनको एक मोटा मोटी एक कम्युनिटी का अंदर ही रह गया है। तो जो एक पैन असम उनका प्रेजेंस था, वो पैन असम प्रेजेंस कम होते गया और एक कम्युनिटी का बीच में रह गया कि उधर ही हमारा पॉलिटिक्स है। अभी मेरा जो आकलन है अगले 5 साल में, इवन विद इन दैट कम्युनिटी ऑल्सो दे विल बी इन द डिक्लाइन मोड। उनके लिए भी वहां में भी डिक्लाइन मोड शुरू हो गया। यानी आप माइनॉरिटी कम्युनिटी हाँ, की बात कर रहे हैं? नॉट एग्जैक्टली द माइनॉरिटी कम्युनिटी। कांग्रेस यहाँ में जो हमारा माइग्रेटेड मुस्लिम्स है, नॉट एज ए होल माइनॉरिटी, जो बांग्लादेश से आए हुए फिर असम में बसा, उस सेक्शन में कांग्रेस अभी भी है। मैं आई विल नॉट डिनाई द फैक्ट, एंड दे आर द डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी देयर, बट वहां में भी अभी डिक्लाइन शुरू हुआ है, ऐसा मेरा जो पॉलिटिकल असेसमेंट है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, प्रधानमंत्री ने इस बीच में लोकसभा चुनाव के लिए 400 पार का एक टारगेट दिया है। ये 400 पार तो बहुत आसान होगा आपके लिए, क्योंकि सारे ऑपोजिशन के लीडर्स जो हैं वो गिरफ्तार हो जाएंगे, सारी पार्टियां टूट जाएंगी। 400 क्या, आपके पास 550 सीटें आ जाएंगी। देखिए, ऑपोजिशन का कोई लीडर गिरफ्तार नहीं हो रहा है। अगर आप बोले कि वो लीडर है, कोई गिरफ्तार नहीं हो रहा है। कैंडिडेट ऑपोजिशन का अनाउंस हो गया है। डेली धूमधाम वो लोग मोदी जी को क्रिटिसाइज भी कर रहा है, यात्रा भी निकाल रहा है, तो कोई लोग गिरफ्तार नहीं हो रहा है। और मेरा जो मानना है 400 पार हम लोग करेगा, बट अपना सपोर्ट का साथ, अपना डेवलपमेंट एजेंडा का साथ और मोदी जी का काम का साथ। लेकिन विपक्ष का कहना है कि बीजेपी का जो स्ट्रैटेजी है बहुत सिंपल है। एक तरफ उनके अलायंस पार्टनर्स है ईडी और सीबीआई, और दूसरी तरफ पोलराइजेशन का एक फॉर्मूला। बस ये दो आपके अलायंस पार्टनर हैं और इसी से आप चुनाव में उतरते हैं। आप देखिए, 2014 में ईडी और सीबीआई कहां था? कांग्रेस का साथ था। इफ यू गो बाय दैट, then if ED and CBI is with you, nobody should lose the election. आपका डिडक्शन यही होगा। But the point is, हम लोग political parties है, we should not talk about ED and CBI. वो लोग एक एजेंसी है, अपना काम करता है, कोर्ट का निगरानी में काम करता है। आपका पास मुद्दा क्या है? अगर देश में ईडी और सीबीआई चुनाव मुद्दा होता है, एक दो एजेंसी, थोड़ी बहुत लोगों में उनका इम्पैक्ट होगा,
जो उनका ऊपर आइडर डिपेंडेंट और घबराते हैं। बाकी आप कौन सेक्शन का लोगों को अपील कर रहे हैं? आप युवाओं का बात नहीं बोल रहे, आप किसानों का बात नहीं बोल रहे, आप कोई स्टेट का बात नहीं बोल रहे, आप कोई रीजन का बात नहीं बोल रहे, आके बोलते हैं ईडी सीबीआई। तो लोग सोचते हैं ये क्या चीज आ गया, ये कौन सा स्कीम का नाम यानी है? कि अब मुद्दा भी आप डिसाइड करेंगे, आप कौन अंदर रहेगा कौन बाहर भी रहेगा ये भी आप देखिए डिसाइड करेंगे। देखिए, कौन बाहर रहेगा कौन अंदर रहेगा वो खुद को डिसाइड करना है। लेकिन मोदी जी ये बोल के रखा है ना कि मैं खाऊंगा भी नहीं और खाने दूंगा भी नहीं। तो अभी आप वो कैटेगरी में आप आएगा नहीं आएगा, इट इज यू हैव टू डिसाइड। इन स्पाइट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मोदी, आप अगर सोचते हैं कि मैं एक्साइज का भी घोटाला कर लो, मैं माइनिंग का भी घोटाला कर लो, और मोदी शुड बी अ साइलेंट स्पेक्टेटर, थोड़ा ये टू मच हो तो जाता मैं है। आपसे सवाल पूछती हूँ, अब मैं कुछ नाम बताती हूँ। अशोक चव्हाण, कारगिल वॉर विडोज का उन्होंने ले लिया, और ये बड़ा स्कैम बीजेपी का ही मुद्दा आप था। देखिए, अब जब वो बीजेपी नहीं, आपके ज्वाइन कर ली। जो दिन अशोक चव्हाण जी पार्टी में ज्वाइन किया है उस दिन उनका खिलाफ कोई केस नहीं है। तो मतलब आपके पुराने चार्जेस गलत थे? नहीं, आप देखिए पुराना चार्जेस का क्या पृष्ठभूमि था, कोर्ट में क्या जजमेंट दिया। आई कैन नॉट कॉमेंट ऑन द कोर्ट जजमेंट, बट नॉर्मली हमें ये प्रिज्यूम करता हूं कि एक बार कोर्ट किसी को क्लीन सीट देते हैं उसका बाद वो चीज का बहस नहीं होता है। दैट इज द जुडिशियरी व्हिच वी रेस्पेक्ट। तो फिर अजीत पवार साहब, अजी- उनके बारे वो में तो भी पॉलिटिकल 70,000 नहीं, करोड़ के बारे देखिए में बात की देखिए बीजेपी ने। वो पॉलिटिकल एलिगेशंस है। पॉलिटिकल एलिगेशन बीजेपी आने का बाद भी अगर किसी का ऊपर केस है उसको कोई क्लीन सीट नहीं मिलते हैं। अब हमारा पार्टी में यू कैन बी अलायंस, बट आपका कोई पुराना केस अगर होगा उसको क्लीन सीट नहीं दिया जाते लेकिन हैं। मुंबई पुलिस ने मूव किया है कोर्ट के भाई नहीं, वो तो केस ऑन बंद कर मेरिट, दो। नहीं, दैट इज ऑन मेरिट। अगर मुंबई पुलिस को अगर मेरिट में लगता है कि हमारा उनका खिलाफ कोई सबूत नहीं है, मुंबई पुलिस कैन मूव टू द कोर्ट। बट जिसको लगता है कि सबूत है, they can always go to the court and challenge that particular FR or FIR, whatever it is. लेकिन हिमंता दादा, लोग ये भी कहते हैं कि आप जब कांग्रेस में थे तो आप पर भी चार्जेस। मेरा फिर भी चार्जेस था, मैं मना क्यों कर रहा? और मैं बढ़िया से सीबीआई ने मुझको नोटिस दिया, मैं सीबीआई का लेकिन पास जब चला से गया। आप बीजेपी में आए नो तब से नहीं, नहीं। यही मैं बार बार बोलता हूँ। बीजेपी में ज्वाइन किया 2015 अगस्त में, एंड कोर्ट हैज गिवन मी क्लीन सीट इन 2014 दिसंबर। मैं बीजेपी को किसी को जानते भी नहीं था जब कोर्ट से मुझको क्लीन सीट मिला। तो ये बात आप लोग का जो चैनल में आते हैं बार बार भूल कर देता है, और जब मैं कोर्ट का नोटिस देता हूं तब चुपचाप हो जाते हैं। नहीं, पर ये विपक्ष आप पर इल्जाम लगाता है। वही प्रॉब्लम है ना, विपक्ष का कोई स्टडी नहीं है, विपक्ष का कोई एनालिसिस नहीं है। और आप थोड़ा जोर के पूछो तो भाई उनका ऊपर क्या आरोप है वो भी बता नहीं पाएगा, खाली बोलेगा ओ भाई बताओ तो। चार्ज अरविंद केजरीवाल भी पूछ रहे थे कि उनके ऊपर क्या है बताओ, अरे लेकिन समन नहीं, पे नहीं, समन, देखिए, समन पे देखिए, समन। जब मेरा ऊपर एक समन आया था, पहले समन में मैं चला गया था। 9 समन मैंने ऐसे घुमाया नहीं। 2014 मेरा ऊपर समन आया, मैं बरिया में कलकत्ता गया, मैंने बोला देखो मेरा क्या है बताओ। उन्हें मुझको पूरा 6-7 घंटा पूछताछ किया, तब मैं कांग्रेस का मेंबर था। फिर दिसंबर 2014 मुझको क्लीन सीट दिया। मैं क्लीन सीट लेके सोनिया गांधी का पास गया कि मैडम ये मेरा क्लीन सीट है, अभी आप आसाम को ठीक करो। तो उनने बोला तुम तो क्लीन सीट मिला है लेकिन ऊपर का भी कोड है, थोड़ा इंतजार करो। मैं बोला ठीक है आप इंतजार करो, मुझको इंतजार करना तो नहीं है, मेरा कितना बयस उम्र तो रहेगा नहीं, मुझको आगे बढ़ना है। So with the clean sheet, I first went to Sonia Gandhi's place. I did not went to AICC बीजेपी हेडक्वार्टर। तो इसीलिए मेरा बारे में जो लोग बोलते हैं उनको थोड़ा सा डिस्टिंक्शन रखना चाहिए। तो सोनिया गांधी जी के पास आप गए और उसके बाद आप राहुल गांधी जी के भी पास गए? मैं नहीं गया राहुल गांधी जी का पास। वो तो उस दौरान
2011 से हमारा प्रॉब्लम शुरू हुआ, उस दौरान उनसे मीटिंग मटंग होते रहा। लेकिन जो दिन सोनिया गांधी ने मुझको बोला कि भाई मैं आपको मदद नहीं कर पाता हूं बिकॉज ऑफ माई कंपल्शन, तब मैंने अपना रास्ता ले लिया। इसलिए देखिए, मेरा इशू में ना कांग्रेस मुझको कुछ बोल सकता है, ना मैं कांग्रेस के लिए आंसरेबल है। तो सोनिया जी ने क्या राहुल गांधी जी को बताया नहीं होगा कि आपको क्लीन चिट मिला नहीं, है? सोनिया, टू बी फेयर टू हर, सोनिया ने राहुल को बताया था कि हेमंत का पास बात करो, उनका क्लीन सीट भी है, सारे कुछ है। और देखिए, वो क्लीन सीट से कोई सवाल भी नहीं था, वो तो ऐसे एक दिन बुलाने वाला, मेरा ऊपर कोई इंजाम ही नहीं था, तो वो सब अलग बात है। बट ही डज एडवाइज राहुल गांधी कि सी डज डिड एडवाइज टू राहुल गांधी कि इसको मिला लो। लेकिन राहुल तो बहुत एक्सपर्ट है ना, उनको अपना जगह तो ही जानते हैं। वो अपना माँ को भी ना नहीं मानते, किसी को नहीं मानते, माँ की बात नहीं मानते नहीं हैं। मानते हैं। वो तो आप नटवर सिंह का तो बायोग्राफी आप खुद देखा है, आपने खुद पढ़ा है। उनको माँ को वो एकदम नहीं मानते हैं। वो तो मैं जीता जागता एक एग्जाम्पल हूँ। आपने कभी ये नोटिस किया? आपके नोटिस ने सामने मुझको हुआ? डायरेक्ट बोला कि देखो हेमंत, मेरा कंपल्शन है, आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू, आप थोड़ा राहुल से रिश्ता बनाओ। मैं बोला भाई, मैं आपसे आपका साथ में क्लोज हूँ, या आई कैन कम एंड मीट यू, फिर ये क्या चक्कर है? तो ये राहुल माँ को बात नहीं मानते हैं, सोनिया राहुल से डरते हैं। ये क्यों? बिका घर का जो बच्चा किसी का काम में नहीं होता है, घर में आके हल्ला गुल्ला करके टेबल वेबल तोड़ देता है, उनको तो सब डरता है घर में। आपने देखा है टेबल वेबल तोड़ते हुए? टेबल वेबल तोड़ना मैंने पढ़ा हूँ नटवर सिंह का बुक्स में, लेकिन माँ को नहीं मानना वो मैं खुद एक्सपीरियंस किया हूँ। तो आप इतनी नजदीक से देखते थे कांग्रेस में जो भी हो रहा है, गांधी परिवार में जो भी हो रहा है, क्यों नहीं मानते वो सोनिया गांधी का बात? देखिए, मैं कभी वो व्यक्ति को एक सीधा फॉर्म में देखा ही नहीं हूँ, जो आम एक पॉलिटिशियन को लोग देखते हैं। कोई इसका पीछे का राज आप ही लोग को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। कमाल है, आप अंदर रह चुके हैं। नहीं, आप नहीं कर पाए, हम कैसे करें? मैं थोड़ा, हमारा तो एंट्री बैन है। मैं थोड़ा आपको बता सकता हूँ। मेरा कुछ डाउट होता है, बट आई कैन नॉट कन्फर्म। क्या डाउट होता है? डाउट है मेरा कुछ, बट आई कैन नॉट कन्फर्म, तो इसलिए मैं आपको सीधा नहीं बोल सकता हूँ। नहीं, क्या डाउट होता है? देखिए, क्या सवाल आते हैं? जो माँ का बेटा जब बिगड़ता है, बिगड़ने का कारण क्या बनता है? जो 2 कारण होता है देश में, आम ही कारण होता है। कोई खराब दोस्ती हो जाता है, या तो खराब चीज लेते हैं, या तो खराब संग में पड़ जाते हैं, या कोई जो आप भी माँ है तो 4-5 जो रीजंस होता है बच्चा बिगाड़ने का, उसी का एक कोई होगा। लेकिन कौन सा होगा, बीजेपी आने के बाद मैंने रिसर्च छोड़ दिया हूँ। पहले तो रिसर्च पहले तो हम लोग वही, हमारा दिन सुबह से शाम तो वही हम लोग रिसर्च करता था। भाई ये व्यक्ति उल्टा क्यों बोलता है, हम लोग सीधा बोलता हूँ। तो व्हेन वी वर इन कांग्रेस, वही हमारा प्राइमरी रिसर्च टॉपिक थे। बट बीजेपी आने का बाद समय कम हो गया, अभी आप लोगों को अब बोझ उठाना है। लेकिन जब आपने देखा तो आपका क्या कंक्लूजन था उस वक्त? मैं इतना ही बोल सकता हूँ विद कॉन्फिडेंस कि ये रेशनल नहीं है, ये बिहेव इरेशनली, टॉक इरेशनली। और अभी आप खुद देखें, आपको पूछ के बोलता है यहाँ में आप लोग ओबीसी है, तो ठीक है यहाँ में ओबीसी नहीं है, लेकिन आप खुद भी तो ओबीसी नहीं हो, तो पहले आपने अपना कुर्सी क्यों खाली नहीं करते हो ओबीसी के लिए? तो खाली कर दिया वो। कहाँ खाली कर दिया? लोगों ने खाली करवाया अमेठी से, वो कहाँ खाली किया? जो आप खारगे को खाली करवाने का बात बोलते हैं, काल का ही प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो देख लो। पानी पीने का पहले भी एक बार सोनिया जी को पूछा, दूसरा बार राहुल जी को पूछा, उसका बाद पानी पिया। वो तो अपमान है। ये कुर्सी खाली करना नहीं है, ये खारगे जी जैसा व्यक्ति को पर लोग कह सकते अपमान होता है। खारगे जी का कल्चर है कि भाई आपने आसपास वालों से पहले पूछ लिया, पहले आप, ठीक है, पहले आप। वही खारगे जी का कोई दूसरा मीटिंग में जो आसपास गांधी नहीं है, तब भी पूछने वाला एक वीडियो आप देखो। हम तो अभी वीडियो देखते ही रहूंगा। खारगे जी सभा में जाएगा, हर सभा में गांधी नहीं रहेगा, तब लेट अस सी कि उस पर पानी पीने के लिए दूसरा को पूछते हैं। ये
ये थोड़ा सा आप जो एक पब्लिक मंच में एक रिपोर्टर को पूछते हैं, आप क्या ओबीसी है, आपका मालिक ओबीसी है? अरे भाई, आप ओबीसी को अगर सम्मान करते हो तो कम से कम भारत का प्रधानमंत्री गांधी को नहीं बनाते हुए कोई ओबीसी को बना देना चाहिए था। आपको तो कोई मना नहीं था। देश तो 7 साल आपका इशारा में ही चलते थे। आज जब देश का प्रधानमंत्री खुद ओबीसी हो गया, अभी आप पूछते हैं आप ओबीसी है क्या? तो ये एक अद्भुत ये है, मतलब लेकिन वो जो कैरेक्टर है। कास्ट सेंसस की बात करते हैं उसमें तो मेरिट है। नहीं, आप कास्ट सेंसस आपने क्यों नहीं किया? अभी तो हमारा सरकार ने बिहार में कास्ट सेंसस करवाया। कास्ट सेंसस में तो कोई मना नहीं है, लेकिन कास्ट सेंसस खाली हिंदू में नहीं होना चाहिए। मेरा जो स्ट्रॉन्ग वॉइसेस है, जैसे असम में वी हैव ए मुस्लिम कम्युनिटी, नाउ दे आर डिमांडिंग कास्ट सेंसस कि हमारा कास्ट का सेंसस करो। एक असमीज मुस्लिम कम्युनिटीज है। हमें ये नहीं मानना चाहिए कि खाली कास्टिज्म हिंदू में है, कास्टिज्म मुसलमान में भी है। तो योर कास्ट सेंसस शुड नॉट डायरेक्टेड टू डिवाइड हिंदू, इट शुड बी डन जेन्युइनली, और सारे कास्ट का बीच में कास्ट सेंसस करो। आपका इशू सीएए और एनआरसी है। नहीं, हमारा इशू देखिए, असम का आइडेंटिटी हमारा इशू है। हमारा जो असम का मूल निवासी या भारत का जो मूल निवासी है, दे शुड नॉट बिकम माइनॉरिटी। सिंपल मुद्दा है वो, हमारा इशू ऑफ आइडेंटिटी है। लेकिन सीएए में जब आपसे पूछा जाता है कि सीएए प्रिकर्सर है और एनआरसी आएगा, और आप कहते भी हैं कि माइग्रेंट मुस्लिम कम्युनिटी में कांग्रेस का अभी भी दबदबा है, क्या इसी वजह से ये इशू पोलराइजेशन के लिए देखिए, चुनाव में इस्तेमाल होता है? हमारे देश का गृह मंत्री अमित शाह जी ने बार बार बोला है कि हमें देश में एनआरसी नहीं लाना है, और असम में भी नहीं। असम एनआरसी इज डायरेक्टेड बाय सुप्रीम कोर्ट। ये सरकार ने नहीं किया असम का एनआरसी। बहुत गलत फहमियां हैं। असम का एनआरसी कभी भारत सरकार ने नहीं किया था। असम का एनआरसी करने का डिसीजन हुआ 2005, जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री था। ये डिसीजन हुआ मनमोहन सिंह जी का लीडरशिप में कि असम में एनआरसी होना चाहिए। जब लंबा समय में नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो, यह कांग्रेस का समय ही निर्णय है, आप लोग क्यों इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे? मैं जनता के भी कुछ सवाल आपके सामने रखना चाहती हूँ, क्योंकि ट्विटर पर जब हमने सवाल मंगाए तो जनता ने क्या पूछा। कुणाल किशोर का ट्विटर पर सवाल है, ये जो ईडी सीबीआई जैसे प्रशासनिक विभाग हैं, क्या ये सिर्फ विपक्ष के नेताओं को ही समन भेजती है? ऐसा क्यों? अंजनी कुमार राय का गाजीपुर उत्तर प्रदेश से सवाल है, कांग्रेस को वोट देकर फायदा नहीं, जीत भी जाएगा तो बीजेपी में आ जाएगा। ईडी और सीबीआई का नोटिस रूलिंग पार्टी में भी आ जाता था अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते थे। नरेंद्र मोदी जी ऐसे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसे सलाहता है, किसी को करप्शन करने का सोच भी नहीं सकता है। अगर विपक्ष में भी सोनिया गांधी, राहुल गांधी इतना स्ट्रिक्ट कर देते हैं जैसे मोदी जी करते हैं, विपक्ष में भी ईडी और सीबीआई का नोटिस नहीं जाएगा। अभी जो बोल रहा है वोट देने से क्या फायदा है, बीजेपी में आ जाता है, वो तो सचमुच हो रहा है। असम में सारे लोग आ गया कांग्रेस में। और राहुल गांधी की यात्रा के समय आप ज्यादा लोग ले लेते हो। मेरा लगता है कि आप एम्प्लॉयमेंट कैंप लगा लेते हो। मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ, एक्सेप्ट गांधी, मोस्ट ऑफ द कांग्रेस मैन विल ज्वाइन बीजेपी। और वो एक गौरव गोगोई, देखिए, मैं ब्लू ब्लड लोगों का बारे में नहीं बोलता हूँ। थोड़ा सा जो हमारे लेवल का वर्कर है सब ज्वाइन कर जाएगा, लेकिन जो आप अगर मुझको पूछते हैं दिग्विजय सिंह, आप मुझको पूछते हैं अशोक गहलोत, थोड़ा आंसर देना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, कि इसलिए मेरा पिताजी ब्लू ब्लड नहीं है तो बोलना मुश्किल हो जाता है। मैं पूछना चाहती हूँ, आप पर आरोप लगता है कि 2 सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स को आपने इसी दौर में, यानी कि लोकसभा चुनाव, एक चुनाव अनाउंसमेंट से पहले हेमंत सोरेन को अरेस्ट किया गया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और दूसरा मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट के बाद अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया गया है। मैं पूछना चाहती हूँ कि सचमुच जो आरोप लग रहा है कि मोदी जी केजरीवाल जी से डरे हुए हैं,
ये सही है? देखिए, अगर आपका पास एक नोटिस आते हैं, 2 आते हैं, 3 आते हैं, 9 नोटिसेस होते हैं, लेकिन आप अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने नहीं जाते हैं। ये जो दोनों सीएम का एक बातें है कि आपको ईडी हो, सीबीआई हो, एनी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी अगर आपको नोटिस देते हैं और आप विपासना में सलाह जाते हैं, तो व्हाट विल बी द लॉजिकल कंक्लूजन? और एक बात कम से कम भारत में अभी प्रतिष्ठा हो गया कि करप्शन करेगा तो सीएम का भी कोई एग्जेम्पशन नहीं है फ्रॉम अरेस्ट। सो वी आर ऑन नोटिस नाउ। पर वो कह रहे हैं कि वो अभी तो अक्यूज है ही नहीं, तो मैं क्या जवाब दूंगा? एक कानून हो गया ना कि सीएम इज नॉट ऑल्सो अबव द लॉ। तो ये मोदी जी ने हम सबको नोटिस में ला दिया कि देखो, सीएम हो सकते हो लेकिन आप कानून से ऊपर नहीं। पर आपको तो समन आता ही नहीं, किसी भी बीजेपी के सीएम को समन आता ही नहीं। देखिए, जब तक हम मोदी जी, अमित शाह जी है, कोई बीजेपी सीएम को नोटिस तक जाएगा ही नहीं, उसका पहले वो उनका कुर्सी खाली हो जाएगा और कुछ करने का कोशिश करते हैं। तो इतना कंट्रोल है हमारा ऊपर, इंटरनल कंट्रोल बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, आप सोच भी नहीं सकता। मैं जनता से पूछना चाहूंगी, कुछ सवाल हैं। आप समझते हैं कि केजरीवाल को जो अरेस्ट किया गया है वो सही है? ये बिल्कुल सही है कि केजरीवाल जी को अरेस्ट होना जरूरी था, क्योंकि 9 सावन के बाद कोई भी अगर सपोर्ट नहीं करते हमारे एजेंसीज को, तो उनको तो अरेस्ट होना ही है, क्योंकि ही कैनॉट बी अबव द लॉ। जो लॉ है, लॉ तो हमें मालूम करना ही पड़ेगा। उसी लेकिन चुनाव के समय, ये चुनाव के बाद भी हो सकता था। मैम, हो सकता था, क्योंकि ये इलेक्शन से पहले से ये चल रहा है। ये करीब 1 साल से इनके पास ये नोटिस आ रही है। तो जब तक वो टालते रहेंगे, उनको एक न एक दिन तो जेल जाना ही पड़ेगा मैम। उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं उनके पास। यहाँ पर कोई फर्स्ट टाइम वोटर्स, कोई स्टूडेंट्स हैं जो सवाल पूछना चाहेंगे? सर, मेरे सवाल ऐसे है कि जो कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो भारत जोड़ो यात्रा थे, उसके बाद कांग्रेस के दावा थे कि पूरे भारत के समर्थन उन लोग को मिले हैं, और वो बताया है कि इस बार के जो चुनाव है वो लोग पूर्ण बहुमत से जीतेंगे। सो आप लोग का जो, हम लोग पहले वोटर, फर्स्ट टाइम वोटर है, सो हम लोग को एक बात बहुत अच्छा लगा कि बीजेपी का जो टैगलाइन है, अब की बार 400 पार, वो हमको अट्रैक्ट किया है। सो कांग्रेस का जो ये भारत जोड़ो स्ट्रेटेजी है, वो बीजेपी का अब की बार 400 पार का जो प्लेन है उसको तोड़ेगा क्या, वो ब्रेक करेगा क्या? देखिए, मेरा हिसाब से जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा का शुरुआत किया, जो मैसेज होना चाहिए वो मैसेज वहां नहीं हुआ। जैसे आपने देखा होगा, असम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा आया, जो दिन राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था, उसी समय, एग्जैक्ट समय में उन्होंने बोला कि हम बटद्रवा थान में जाऊंगा। तो हमने बोला 2 घंटा पीछे जाइए, किस लिए? असम और यूपी मत कीजिए, राम वर्सेस शंकरदेव मत कीजिए। फिर क्या क्या, रास्ता में बैठ गया। फिर यूपी चला गया, यूपी में कोई रिपोर्टर उनको सवाल किया, वो पूछने लगा तुम्हारा कास्ट क्या है। तो जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा था, वो भारत तोड़ो अन्याय यात्रा तक कन्वर्ट हो गया है। तो वो कोई यात्रा में कुछ रहा नहीं है अल्टीमेटली। तो मेरा नहीं लगता है कि उससे कांग्रेस को बल मिला। लेकिन आप अगर देखते हैं, जैसे वो असम पहुंचा, असम में लोग कांग्रेस छोड़ दिया, बंगाल पहुंचा, ममता बनर्जी ने बोला आई एम नॉट विथ यू। फिर बिहार पहुंचा, बिहार पहुंचते पहुंचते नीतीश कुमार जी ने बोला मैं आपका साथ नहीं हूं। फिर यूपी पहुंचा, यूपी पहुंचते पहुंचते जयंत चौधरी ने बोल दिया कि मैं आपका पास नहीं हूं। तो मतलब जहां जहां न्याय यात्रा गया, वहां वहां कांग्रेस का जो बचा कुचा भी था वो भी खत्म करके ही राहुल गांधी आगे बढ़ते गए। नॉर्मली लोग आगे बढ़ता है एनिमी कैंप को डिमोलिश करते हुए, बट राहुल एक जीनियस है, और अपना कैंप को ही डिमोलिश करते आगे बढ़ गए। राहुल जी के बारे में आप इतना जानते हैं, मैं आप ही का एक स्टेटमेंट भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जो आपने कहा था वो आपको सुनवाना चाहती हूँ। अगर वो बॉडी डबल नहीं है तो दिखाना चाहिए था लोगों को, भाई ये बॉडी डबल नहीं है। क्यों नहीं दिखाया? गौरव दुबे मेरा पता भी नहीं है।
इसलिए मेरा माइंड ही ये सब में नहीं था। तो अभी बोल रहे नहीं, हिमंत बिश्व शर्मा ने क्यों नहीं दिखाया? अरे हम तो नहीं दिखाया था कि मेरा आपका लीडर को डिफेम करवाने का मन नहीं था। आप खुद ही चाहते हो डिफेम होना है, होते रहो, तब मेरा क्या आपत्ति है? तो गौरव गोगोई को टिकट नहीं मिला, तो इसलिए गौरव गोगोई ने राहुल गांधी को डिफेम करवाने के लिए मुझको वेपन बनाया। ठीक है, चलो एक दिन के लिए मैं भी यूज हो गया। मैं जानबूझ के यूज हो रहा हूं कांग्रेस का इंटरनल पॉलिटिक्स में। आप जानबूझकर यूज हो रहे थे? आपको ये देखिए- बॉडी डबल का आरोप कहाँ से आया? नहीं, देखिए, आपके पास कुछ हाँ, इंफॉर्मेशन? मैंने खुलासा किया। जब राहुल गांधी आसाम आए तो मुझको लोगों ने बोल रहे लगा कि राहुल गांधी क्रिकेट खेल रहे हैं। तो मेरा डाउट हुआ, भाई उनको तो पहले कोई आगे में तो कोई क्रिकेट में रुचि है, ये तो हमको खबर नहीं मिला है। फिर आगे जाके सारा एसपीज लोग को मुझको बताने लगा कि ये कर रहे वो कर रहे। थोड़ा सा लगा। आपने जासूस छोड़ नहीं, मैंने मुझको जो बताया था ना, एक तो रिपोर्ट आते ही है कि राहुल गांधी प्लेड क्रिकेट इन माजुली, तो ये रिपोर्ट तो इवनिंग आते ही जो हमारा रिपोर्ट कलेक्ट होता है, जो सिट्रेप होता है, वो आ ही जाते हैं। तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक नेशनल टीवी ने एक फोटो पब्लिश किया कि इज इट राहुल गांधी, इज ही यूजिंग बॉडी डबल। तब मेरा ध्यान गया, मैंने तब बताया कि थोड़ा देखो क्या है, दो आदमी है क्या। फिर वी लोकेटेड द पर्सन कि राहुल गांधी का एंटोरेज में ही भोपाल का एक व्यक्ति साथ में आए हैं फ्रॉम मणिपुर टू गुवाहाटी, हु लुक्स लाइक हिम। जब ये बात निकाला सोशल मीडिया, इज ही यूजिंग बॉडी डबल, तब उनका क्या जिम्मेदारी था कि भाई मेरा कोई बॉडी डबल नहीं है, ये मेरा लुक अलाइक है। हो गया, इशू वुड हैव बीन रिजॉल्व। वो क्या किया, नेक्स्ट दिन ही वो व्यक्ति को बाय फ्लाइट दिल्ली भेजा और रात से ही वो ट्रेन से भोपाल पहुंच गया। ये मैंने विविध डिटेल्स दिया। तो ये बॉडी डबल था क्यों? देखिए, राहुल, मुझको जो बताया गया है वो एक बहुत बड़ा बास है, अंदर में कॉन्फ्रेंस रूम का फैसिलिटीज है। तो राहुल जब कॉन्फ्रेंस रूम में चला जाते हैं, एक बहुत बड़ा बासेज है, उसमें काफी टेक्नोलॉजी है, मिक्सर वगैरह सब आते हैं पीछे, जो 10 लोग होते भी उसको एम्पलीफाई कर देते हैं 100 लोगों का। एक पूरा टीम आते हैं, जो टीवी का प्रोडक्शन टीम होते हैं। सेकेंड बासेस में वो एकदम प्रोडक्शन टीम रहते हैं। तो बास में जब वो कॉन्फ्रेंस वगैरह करने जाते हैं या रेस्ट लेने जाते हैं, टू बी फेयर, लोग तो खड़ा होते हैं, कोई ना कोई इतना काफिला है, देन दे यूज द बॉडी डबल टू वेव द क्राउड। लेकिन जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा पहले भी की थी, तो आपने उसको सद्दाम हुसैन बुलाया था। तब देखता था ऐसा ही। मैंने उनको सद्दाम हुसैन नहीं बोला, मैं बोला आपको इतना स्वीट लगता है इफ यू रिमेन क्लीन सेव एंड ऑल, तो आप क्यों ऐसा होलिया कर रहे हो, जो होलिया आपको सद्दाम जैसा देखते हैं। आई गेव हिम एडवाइस कि भाई क्लीन सेव कर लो। आपका रिलेशनशिप राहुल गांधी से एडवाइस वाला है? कर तो आप देखो, आप भी मुझको फ्री एडवाइस दे सकते हैं, उसमें तो फीस नहीं लगते हैं। वो थोड़े मैं उनसे फीस मांगा हूँ, मैं तो बिना पैसा का एडवाइस दिया हूँ, माने ना माने अपना बात है। आप राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बारे में क्या सोचते हैं? आपको लगता है कि ये जो प्रधानमंत्री ने बार बार उन पर एक तंज कसा है कि लॉन्च रीलॉन्च देखिए, ये रीलॉन्च, क्या होता है, कांग्रेस में बेसिकली लोग होते हैं, हर समय कुछ फॉर्मूला लेके जाते हैं कि राहुल जी आप ऐसा करो, और माँ को भी जाके बोलता है उससे ऐसा कराओ, उनका इमेज बढ़ जाएगा। हर चुनाव का पहले उनको लॉन्च किया जाता है कोई ना कोई रूप से, और लेकिन ठीक है, लॉन्च फेल हो जाता है तो आप फिर रीलॉन्च होते हैं, एक ही प्रोडक्ट को आप लॉन्च रीलॉन्च। लेकिन आपकी कांग्रेस लीडर से बातचीत चलती रहती है? सबसे क्या कहते हैं आपको? दुख करता है, कहाँ फंस गया, सब दुखी। थोड़ा जो लेफ्टिस्ट लोग अभी राहुल का साथ जुड़ा हुआ है नया, ये लोग को छोड़ के जो कांग्रेस का लोगों को मैं जानते थे, बिकॉज ऑफ माई 22 years ऑफ एसोसिएशन, सब लोग दुखी है। अभी जो उनका साथ सुखी है, वही जो उनका साथ थोड़ा कम्युनिस्ट वाला लोग जो
घुस गया है उनका अंदर महल में, दे आर हैप्पी बिकॉज वो लोग खुद ही बोलते हैं हमें सरकार बनाना नहीं है, हमें आंदोलन करना है। नाम लीजिए, कौन है? क्या छोटे बच्चा है, मैं क्यों नाम लूं? पब्लिक के कुछ और सवाल हैं। शाश्वत का वाराणसी से सवाल है। असम कांग्रेस अध्यक्ष भूपेंद्र बोरा ने एक इंटरव्यू में आप पर आरोप लगाया है कि आप कांग्रेस पार्टी के नेताओं को खरीदने और धमकाने की नीति पर चल रहे हैं। देखिए, असम में मुझको कोई खरीद और धमकाने का जरूरत नहीं, सब मेरा घर का ही बेटा बच्चा है। मैंने 22 साल कांग्रेस में रहा हूँ, ऑनगोइंग थिंग, और मुझको किसी को धमकाने का जरूरत नहीं। और भूपेंद्र बोरा खुद भी आ जाएगा थोड़े दिन का, बातचीत चल रही है। खुद ही आ जाएगा। इट इज अ लॉ ऑफ नेचर। लॉ ऑफ नेचर क्या मतलब? लॉ ऑफ नेचर है कि असम में एक कम्युनिटी को छोड़ के बाकी जितना कांग्रेस का लीडर है सारे विद इन 2 years दे विल बी विद बीजेपी। तो भूपेंद्र बोरा कब तक आएंगे? मेरा लगता है ये चुनाव का तुरंत बाद। तुरंत बाद। बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं कुछ आपके पुराने स्टेटमेंट्स आपको सुनवाना चाहती हूँ जो आपने चाइल्ड मैरिज पर किए हैं। हाँ। आपने अपने असेंबली में क्या कहा, पहले आपको सुनवाती हूँ फिर सवाल पूछूंगी। आप लोग सुन लीजिए, असम में चाइल्ड मैरिज नहीं होने दूंगा जब तक मैं जिंदा हूं। हम होने नहीं दूंगा जब तक हिमंता बिश्व शर्मा जिंदा है तब तक असम में चाइल्ड मैरिज नहीं होगा। ये आप सुन लीजिए, मैं आप लोगों को पॉलिटिकली चैलेंज करना चाहता हूं। 2026 सन का पहले मैं ये दुकान बंद कर दूंगा। आप बहुत गुस्से में थे जब ये कह रहे थे, और एक स्टूडेंट का भी सवाल है कि आप मुसलमानों के इतने खिलाफ क्यों रहते हैं? देखिए, ये मैंने खिलाफ नहीं बोला। सबसे ज्यादा पीड़ित है मुसलमान का बेटियों। आप देखिए, आज आप थोड़ा सा ओएसी और मेरा बाद में आप थोड़ा सा डिफरेंशिएट कीजिए। ओएसी बोलेगा कि लेट ये जो बच्ची शादी करते हो, 2-3 बीवी होते हैं, ये हमारा कल्चर है, इसको आप टच मत करो। लेकिन हमारा संविधान और हमारा जो सरकार है सबका है, या तो आप वोट दिया नहीं दिया फर्क नहीं पड़ता है। एक अगर 11 साल का बच्चा मां बन जाते हैं, देन हाउ कैन यू बी चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट स्टेट? ही इज ऑल्सो योर सिटीजन। तो ये स्टेट में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है कि मुसलमान बेटियों को एक सीएम, बिकॉज ही इज ए हिंदू, ही कैनॉट टेक केयर ऑफ हर। तो मैंने क्या किया हूं, हमने चाइल्ड मैरिज बंद किया। अभी हमने निर्णय लिया हो कि मुसलमान नहीं, सारे बेटियों को शिक्षा देने का जिम्मेदारी सरकार उठाएगा। देखिए, चाइल्ड मैरिज बंद करो, ये शोभा नहीं देता है। अगर हिंदू में है, हिंदू में भी बंद होना चाहिए। दूसरा कि एक हस्बैंड का एक समय एक ही बीवी होना चाहिए। बिकॉज तो पर्सनल लॉ का क्या होगा? कोई पर्सनल लॉ नहीं है। इट अफेक्ट द डिग्निटी ऑफ द वुमेन। यू विल बी नोन एज ए दूसरा बीबी, तीसरा बीबी। इट अफेक्ट द डिग्निटी ऑफ द वुमेन। तो मैं हर मीटिंग में बोलता हूं कि मैं माँ का कोख से जन्म लिया हूं, तो माँ का सम्मान देना असम में ये मेरा जिम्मेदारी है। मैंने मेरा सेंट्रल लीडरशिप से ये अनुमति लेके रखा हूं कि इन राइट टाइम हम असम में यूसीसी लाने में मैं कोई इशू नहीं है। वी कैन ब्रिंग यूसीसी इन अ राइट टाइम, और वी कैन एनेक्टेड ए लॉ बैनिंग पॉलीगेमी। चाइल्ड मैरिज वाला तो मैंने कर दिया हूं ऑलरेडी, आई हैव डन। कि अभी तो यानी कि एक यूसीसी नहीं, आप एक एक करके प्रथाएं। strategy can be all the, you can bring one and UCC at one go, or you can demolish things bit by bit. 4 ही है यूपी का, यूसीसी का कॉर्नरस्टोन क्या है? 4। तो आप शाहबानो वाली कांग्रेस पार्टी में 22 साल रह कैसे गए, अगर आपके विचार ये हैं? देखिए, 22 साल रहना हमारा सब, उस समय एक तो अल्टरनेटिव नहीं था, दूसरा
मैं अभी भी रिग्रेट करता हूं कि मैंने जीवन का बहुत ही कीमती 22 साल ये गांधी फैमिली का नाम में मैंने खर्चा किया। बहुत मायूस है। वो दुख का बात है। बाई दैट 22 years में मैं बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो समय मोदी जी नहीं थे और असम में भी वो प्लेटफॉर्म नहीं था काम करने का। लेकिन आई एम ट्राइंग टू कवर अप दैट बाय Public- वर्किंग डे एंड नाइट। आई एम ट्राइंग टू कवर अप दैट 22 years। पब्लिक सवाल पूछना चाहती है और वहां एक स्टूडेंट का सवाल है, आपको लगता है कि ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉज में चेंजेस हैं ये सही दिशा में स्टेप्स हैं? सर, मेरा नाम जावेद है। मैं आपको एक सवाल करता हूं कि आपको मीडिया जिस तरह से दिखाते हैं पोस्टर बॉय तरफ से, और आपको एक एंटी मुस्लिम जैसा दिखाते हैं पूरी नेशनल मीडिया में, लेकिन मैं भी असम से हूं और आप असम के मुसलमानों के लिए जिस तरह से काम कर रहे हैं, मैं खुद मुसलमान होकर भी पसंद करता हूं, लेकिन ये जो आपको मीडिया में दिखाते हैं कि आप एक पूरा एंटी मुस्लिम है, तो इस तरह से दिखा के जो गैप बनाते हैं मुसलमान और आपके बीच में, तो आप असम के पूरे मुसलमानों को वो गैप कैसे कम करेंगे? देखिए, जो बेटा बोल रहा है ठीक ही बोल रहा है। हमारा जो काम है, मैंने बोला मदरसा बंद करो और आप उसका जगह में लोगों को डॉक्टर और इंजीनियर बनाओ। फ्रॉम दिल्ली इट लुक्स लाइक ए स्टेटमेंट, लेकिन आपको जान के यू विल बी वेरी हैप्पी। अभी हमारा असम में मेडिकल कॉलेज में एवरी ईयर 300 to 350 मुस्लिम बॉयज एंड गर्ल्स गॉट एडमिशन। हमने हर जगह में, हर जिले में कॉलेज बनाया, सुविधा बढ़ाया, और असम में जो मैं कर रहा हूं उससे मुसलमान समाज का बहुत दूरगामी पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। फिलहाल मैं सबको बोला हूं कि मुझको वोट का कोई लालच नहीं है, और आप लोगों को एक चीफ मिनिस्टर मिला है जो बिना वोट का लालच आपके लिए काम कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं असम का हर मुसलमान इलाके में जाता हूं। मुझको तो ठीक ठाक सब लोग रिसेप्शन करता है, प्यार करता है, मोहब्बत करता है। मेरा असम में कोई इश्यू नहीं है। लेकिन मामा बुलाते हैं? मामा बुलाता है, दादा बुलाता है भी मामा में सबका, तो दादा भी हूँ। सो ये तो हमारा प्यार का रिश्ता सला हुआ है, चलता रहेगा। लेकिन असम में मेरा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मुझको कोई मुसलमान तो फिर एंटी धुबरी मुस्लिम का- सोचता ही नहीं। धुबरी का चुनाव जीतना क्यों नहीं चाहते? देखिए, धुबरी का चुनाव इज अ प्रॉब्लम। मैं अगर बोलो कि जितना चाहता हूं, लेकिन मैं जीत पाऊंगा क्या? तो मैंने पॉलिटिक्स सीखा हूं व्हिच इज रियल, व्हिच इज प्रैक्टिकल। मैंने बोला हूं कि अभी धुबरी में चुनाव जीतने का मेरा सिचुएशन नहीं है, तो व्हाई शुड आई पुट माय रिसोर्स देयर? यानी कि प्रैक्टिकलिटी ये है कि मुसलमानों को नहीं, बाकी वोट जगह नहीं चाहिए। नहीं। देखिए, असम में 3 मुसलमान लोगों का सीट है वेयर मुसलमान आर इन मेजोरिटी, नौगांव, करीमगंज, धुबरी। I am saying that I have a chance of winning in Nagaon and Karimganj, but not in Dhubri this year. आगे उसका भी रास्ता खोलेगा। बदरुद्दीन अजमल से आपकी कोई खास साठगांठ है? मेरा सबका साथ साठगांठ है। सबके- दोनों वहां में दोनों कैंडिडेट है, दोनों का साथ मेरा साठगांठ है। कांग्रेस तो का फिर कैंडिडेट जीतेंगे का क्यों साथ नहीं? भी है, यूडीएफ वाला तो का फिर साथ भी। जीतेंगे क्यों नहीं सबके साथ? दोनों लड़ाई करे, मैं दूर से देखो बोलो। देखिए, 13 सीट में मैं लड़ रहा हूँ, 1 सीट होना चाहिए ना अपोजिशन के लिए। क्यों छोड़ रहे हैं? छोड़ो ना, 100%? थोड़ा तो चाहिए ना, सब में दोस्ती बना रहना चाहिए। कांग्रेस से भी? कांग्रेस से भी, कांग्रेस का जो उम्मीदवार है राहुल गांधी से फिर दोस्ती क्यों नहीं कर लेते? ब्लू ब्लड वाला से मैं दूर रहता हूँ। मेरा एक सिस्टम है, इसलिए हमारा रहन पहन, खाना उना सिस्टम थोड़ा सा मेरा अलग है। मैं ब्लू ब्लड वाला से नहीं सकता हूँ। क्यों? वो लोग क्या अलग चीज कल्चरल खाते प्रॉब्लम हैं? है, कल्चरल प्रॉब्लम है। क्या कल्चरल प्रॉब्लम है? समझाइए तो सही। देखिए, जो लोग सेल्फ मेड है उनसे बात करने का एक अलग अंदाज होता है। आपको जैसे यू आर ए सेल्फ मेड जर्नलिस्ट, तो आपका साथ मैं जब बात करता हूँ आई टॉक विथ रेस्पेक्ट कि ये सेल्फ मेड है। जो अगर आपका बेटा आपका ही कुर्सी में बिकॉज ही इज योर सन बैठ लेता है, तो मुझको हर बार आपका याद आते रहेगा। जब भी मैं वो मुझको क्वेश्चन करेगा, मेरा याद उनका नहीं आएगा, मेरा याद नाविका जी का है, नाविका जी का तो आएगा। राहुल गांधी को देख के किसका याद आता है? पूरा गांधी का आपको है।
स्टार्टिंग फ्रॉम मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, फिरोज गांधी, किसका किसका याद आते हैं, कंफ्यूज हो जाते हूँ मैं किसका साथ बात कर रहा हूँ। तो उनका कुछ कॉमनैलिटी रखता है, राहुल गांधी में छवि दिखती है उनकी? मैं आई थिंक मैंने बाकी गांधी से बात करने का मेरा सौभाग्य नहीं हुआ, लेकिन सोनिया गांधी और राहुल गांधी में कॉमनैलिटी बहुत कम है, ये मैं बोल सकता हूँ। बहुत कम है? बहुत कम है, ना की बराबर है। क्यों? सोनिया गांधी जब पार्टी चलाया, कम से कम उनका एक ग्रुप ऑफ पीपल था जिसका एडवाइस लेके और सोच समझ के पार्टी चलाया। लेकिन राहुल का पार्टी चलाने का जो सिस्टम है, आपने जो डिक्टेटरशिप का बात बोला है, जो भी आप बोलते हैं, और एवरीथिंग फिट ऑन टू हिम। वो डिक्टेटर है? वो कुछ मतलब उनका अंदाज और मूड ही अलग है। कोई लोग बड़ा बड़ा लोग उनका पास जाने के लिए डरता है। हम बोला भाई क्या है, चला जाओ, बात पूछ के आओ। बोलते नहीं नहीं, संभव नहीं है, इनका मूड क्या है क्या नहीं है। लेकिन हम जब अमित शाह का घर का अंदर जाते हूँ या मोदी जी का पास रहता हूँ, हम तो उनका मूड का हमें अंदाजा नहीं लेना है। मूड हमेशा खुश रहेगा, मालूम है। लेकिन इनको लोग, कांग्रेस का लोग भी जाते हैं मूड का एक पैरामीटर ढूंढ के कि ये पैरामीटर ठीक है, अभी जाना जा सकते हो। और राहुल गांधी जब कहते हैं कि हिंदू धर्म में एक शक्ति है और हमारी लड़ाई उस शक्ति से है, फिर बाद में क्लैरिफाई करते हैं कि असुरी शक्ति। देखिए, वेयर इज ही कमिंग फ्रॉम? देखिए, शक्ति को आप असुर से क्वालिफाई मत कीजिए, गलत बात ये भी बोल रहे। हमारा हिंदू धर्म में शक्ति हमेशा माँ कामाख्या ही होता है। शक्ति माँ का प्रतीक होता है। शक्ति में कोई असुरा शक्ति नहीं होता है। शक्ति इज शक्ति, शक्ति इज ए पॉजिटिव कॉन्नोटेशन। अभी तो असुरा शक्ति बोल के फिर वो जो पहले गुनाह किया था, अभी दूसरा गुनाह कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि राहुल गांधी इस ज्ञान बात को कम समझते है, नहीं? ज्ञान कम है। ज्ञान कम है, पर वो तो हिंदू हैं, जनेऊधारी। आपने चेक किया है? अगर हिंदू होते थे तो राम लाला का मंदिर में नहीं जाते थे। आप यूपी से ही गुजर रहे हैं। यहाँ जा रहे थे, आपने रोक दिया। आप उनको हिंदू बनने नहीं देना चाहते। मैंने रुक दिया हूँ भाई। तुम कम से कम हिंदू बनने के लिए हमें एंटी राम मत बनाओ। तुम्हारा काम तुम करो, लेकिन आसाम को एंटी राम मत बनाओ। ऐसे मैं नहीं चाहता था। पूजा करेंगे तो नहीं, क्या नहीं। एंटी राम अच्छा, फीलिंग आ टाइम्स जाएगी? नाउ में आप 2 प्लेट लगा लेगा, एक जगह में दिखाते रहेगा मोदी जी मंदिर प्रतिष्ठा कर रहे हैं, दूसरा जगह में आप दिखाते रहेगा कि राहुल गांधी। तो यानी कि राहुल गांधी को दिखाना गुनाह वो है? समय नहीं है, आप 2 घंटा बाद दिखाइए ना। मैंने बोला वो समय मत कीजिए। तो ये डिक्टेटरशिप नहीं है? 500 साल का बाद भारत को राम मिला है। प्लीज डू नॉट प्ले विद दैट मोमेंट। नेशन का एक मोमेंट होता है। नोबडी ट्राई टू टेक अवे दैट मोमेंट फ्रॉम हिंदूज। राहुल गांधी डिड। राहुल गांधी ट्राई टू डिड, हमने करने नहीं दिया, अलग बात है। आपने देखा होगा वो समय असाउद्दीन ओवैसी भी डिस्टर्ब नहीं किया। ही कुड हैव ऑर्गेनाइज अ सिमिलर फंक्शन। उनका और आपका तो कुछ चलता रहता है। मैं तो यही बोल रहा आप हूं। इधर से लिखते हैं ट्विटर पे कुछ, वो उधर से जवाब ठीक है, देते हैं। उनका बड़प्पन है। मैं तो छोटे स्टेट का छोटे व्यक्ति हूँ। वो मेरे लिए लिखता है तो मेरा इमेज बढ़ जाता है, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझको अगर हाँ, कोई ये इसीलिए तो हाँ, लोग मेरा कहते कोई हैं आपत्ति नहीं आपकी है। जुगलबंदी है। वो भी तो हिंदू ही था ना कोई जन्म में। मैं आपसे एक रैपिड फायर सवाल का राउंड करना चाहती ठीक हूँ। है, चलिए, मैं तैयार ले हो रहा हूँ। फेवरेट पॉलिटिशियन? नरेंद्र मोदी। ये कहना जरूरी होता है ना बीजेपी वालों के लिए? नहीं, आप अगर पूछते थे कि मोदी जी को छोड़ के बोलो, तब मैं दूसरा अच्छा, आंसर मोदी देता। जी को छोड़ के बोलिए फेवरेट पॉलिटिशियन। अमित शाह। अमित शाह और मोदी जी को छोड़कर बोलिए फेवरेट पॉलिटिशियन। अमित शाह और मोदी जी को छोड़ के हाँ। अरुण जेटली जी अभी नहीं है, बट आई एम ए फैन ऑफ हिम। अच्छा, फेवरेट ऑपोजिशन लीडर? फेवरेट ऑपोजिशन लीडर अगर आप मुझको पूछते हैं तो मैं अभी बहुत दिन अपोजिशन वाला का स्पीच नहीं देखा है, बट एज आई हैव रेड मैं जॉर्ज फर्नांडिस को काफी पढ़ा हूँ एंड आई पुट हिम ऑन द प्रेजेंट डे। प्रेजेंट में है क्या देश में अपोजिशन? बोलते हैं नहीं, वॉकआउट ही करते हैं। आप हाउ यू विल असेस ए अपोजिशन लीडर? इफ दे स्पीक
Have you heard a good speech from any opposition leader in the last 5 years? खाली राहुल गांधी walkout ने ही बहुत करते रहा। अच्छी स्पीच दी थी। राहुल गांधी कहाँ? मोहब्बत की दुकान, वो जो प्रधानमंत्री जी का पास गए थे वो वाला स्पीच। वो जो छोड़ दीजिए, बोलना भी ठीक नहीं है, लेकिन अच्छा you- ओवैसी आप जी, राहुल गांधी जी, इनमें कुछ चॉइस कर सकते हैं। मैं क्यों पढ़ूं इस विषय में? ओवैसी और राहुल, आप बोलिए मेरा फेवरेट टीवी एंकर कौन अच्छा, है? टीवी एंकर कौन है आपका? नविका कुमार वो बोल तो आप जिसके सामने बैठे जिसके सामने बैठेंगे उसी को बोल देंगे। ठीक है, तो फेवरेट एक्टर? फेवरेट एक्टर में हमारा जमाना का जो एक्टर है उसमें आई लाइक अनिल कपूर। अनिल कपूर। हम्म। ओके, और फेवरेट एक्ट्रेस? माधुरी दीक्षित। एक पर्सनल सवाल पूछूं आपसे। कहा जाता है कि आप जब कॉलेज में थे तो आपने अपनी पत्नी को, जो आज आपकी पत्नी है, उन्हें कहा था कि एक दिन मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। नहीं, उसका इशू ऐसा था, सी कम्स फ्रॉम ए फैमिली, थोड़ा हम लोगों से वो समय थोड़ा सा, आप जो बोल रहे इकोनॉमी के लिए, और अदरवाइज सी यूज्ड टू कम फ्रॉम ए डिफरेंट बैकग्राउंड। मेरा बैकग्राउंड सीधा साधा था, तो वी वेर इन कोर्टशिप फॉर 10 years। शादी नहीं हो रहा था, इसलिए मेरा बड़ा भाई का शादी नहीं हो रहा था, तो मैं थोड़ा स्लो जाना ठीक था। हर दिन उनका माँ डिस्टर्ब करते थे, तो मैं एक दिन इसको बोला, अरे माँ को बोलो ना, यू आर गोइंग टू मैरी विथ अ फ्यूचर चीफ मिनिस्टर। लेकिन आपको पता था ये बात कभी सही मैंने- होगी? देखिए, मन में तो था कि बनूंगा एक दिन, लेकिन बन जाएगा वो विश्वास नहीं था। उनको था? उनको नहीं था शायद। असम से बाहर आपका क्या रोल रहेगा, इसके बारे में कभी सोचा? असम का बाहर फिलहाल चुनाव प्रचार में जाना है, हर जगह में, और जो स्टेट में मुझको जिम्मेदारी देगा वहां जाना पड़ेगा। यूनियन गवर्नमेंट? अभी नहीं सही है, बिकॉज असम में पर्सनली बहुत हैप्पी हूँ, जो मैं 2 साल काम असम में किया हूँ, एंड असम इज इन ए ट्रांसफॉर्मेशन। लोकसभा में कितनी सीटें नॉर्थ ईस्ट से? नॉर्थ आसाम ईस्ट और में नॉर्थ ईस्ट 25 में से 25 पिछली बार से 14 थी। मेरा लगता है कि एज ए एनडीए हम लोग 25 से 22 सीटें मिलेगा नॉर्थ ईस्ट में। असम में 14 सीट है, 11 तो मैं पक्का जीतूंगा। वो तो पिछली बार भी जीते थे। नहीं, 9 9 तो 11 सीट तो हम पक्का जीतूंगा, बाकी और 2 सीट में प्रयास रहेगा। बड़ी बात कह रहे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपके सामने असम के मुख्यमंत्री बेबाक तरीके से, आप जिस तरह से बात करते हैं, दिल की भी बात करते हैं और मजे भी लेते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और असम में आकर, गुवाहाटी में आकर आपसे, आपके साथ पब्लिक मंच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने गुवाहाटी आया, टाइम्स नाउ जैसा, नवभारत टाइम्स जैसा चैनल गुवाहाटी में आया, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य है। नविका जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ असम वासियों का ओर से। थैंक यू वेरी मच।